बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों अपन संकेतीकरण कर रहे थे और संकेतीकरण का अगला स्टेप संकेतीकरण के प्रमुख चरण है, उनका आज उल्लेख करेंगे हम। संकेतीकरण को दो प्रमुख चरणों में पूर्ण किया जाता है। सबसे पहले तो ये निश्चित किया जाता है कि शोध सामग्री के विश्लेषण को कितनी श्रेणियों में बांटा जाए। पहली बात, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वैज्ञानिक संकेतीकरण की संरचना कहते हैं। तो अब आपके प्रश्न पूछा जा सकता है वैज्ञानिक संकेतीकरण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब संकेतीकरण की शोध सामग्री के विश्लेषण को कितनी भागों में बांटा जाए, ये डिसाइड जब किया जाता है तो इसको वैज्ञानिक संकेतीकरण कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरे चरण में जब हम संकेतीकरण की संरचना की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं दूसरे चरण में उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों को उन श्रेणियों में व्यवस्थित करने के लिए पूर्व निश्चित उत्तरों के संकेतों की सहायता से संकेतीकरण किया जाता है। ये चरण प्रथम चरण से संबंधित होता है, मतलब जब पहले संकेतिक श्रेणियों में बट जाएगा, उसके बाद हम उत्तरों को व्यवस्थित करके उनकी संकेतीकरण करते हैं। वास्तव में उत्तरों का संकेतीकरण इस द्वितीय चरण में ही किया जाता है। तो आपको समझ आ गया बच्चों कि संकेतीकरण में दो चरण होते हैं। पहले चरण में हम सबसे पहले निश्चित करते हैं कि शोध सामग्री के विश्लेषण को कितनी श्रेणी में बांटा जाए। ये श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक संकेतीकरण की प्रक्रिया या वैज्ञानिक संकेतीकरण की संरचना कहते हैं। दूसरे चरण में उत्तरदाताओं से जो प्राप्त उत्तर होते हैं, उन श्रेणियों की में व्यवस्थित करने की जो पूर्व निश्चित उत्तरों के संकेतों की सहायता से संकेतीकरण किया जाता है। ये चरण प्रथम चरण से जुड़ा हुआ होता है, संबंधित होता है। वास्तव में उत्तरों का संकेतीकरण होता कौन से चरण में? द्वितीय चरण में होता है। अब संकेतीकरण की जो प्रक्रिया है, इसके प्रमुख स्तर इनकी चर्चा करेंगे। 3 स्तरों में संकेतीकरण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। सबसे पहले उत्तरदाता के स्तर पर कैसे संपन्न किया जाता है उसकी बात हम करेंगे, फिर साक्षात्कारकर्ता के स्तर पर कैसे संपन्न होता है, और फिर कार्यालय स्तर पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरदाता के स्तर पर संकेतीकरण। बच्चों, जब प्रश्नावली और अनुसूची में अनेक ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके संभावित उत्तर प्रश्नों के नीचे विकल्प के रूप में दिए होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि बंद प्रश्न बोलते हैं इनको, जिसमें उत्तरदाता को दिमाग नहीं लगाना होता है, केवल जो प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो उनके समक्ष विकल्प होते हैं, उनमें से किसी एक का संभावित उत्तर देना होता है। ठीक है। तो ये संभावित उत्तर जो है विकल्प के रूप में दिए जाते हैं। शोधकर्ता इन संभावित उत्तरों को संकेत भी प्रदान कर देता है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिए जाते हैं कि उन्हें प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार देने हैं। प्रश्नावली के उत्तर पहले से ही संकेतबद्ध होने के फलस्वरूप उत्तरदाता के स्तर पर उत्तरों का संकेतीकरण स्वतः ही हो जाता है। जैसे कई बार प्रश्न आता है कि प्रायोरिटी के आधार पर आप इनको तय करें, या ये है विकल्प, इनमें से किसी एक का चयन करें या एक से अधिक का चयन करें। तो इस तरह के विकल्प दिए जाते हैं उनको। तो ये उत्तरदाता के स्तर के पर ही संकेतीकरण हो जाता है। दूसरा जो स्तर है वो है साक्षात्कारकर्ताओं के स्तर पर संकेतीकरण। साक्षात्कारकर्ता जब अनुसूची के द्वारा सूचनादाताओं से सूचना एकत्र कर लेता है, तब वह उत्तरों का संकेतीकरण साथ साथ करता चला जाता है। प्रश्नावली और अनुसूची में प्रमुख ही अंतर यही होता है कि प्रश्नावली में उत्तरदाता उत्तर स्वयं भरता है, और अनुसूची में जो शोध करता है वह स्वयं प्रश्नों को पूछता है और उत्तर लिखता है। तो ये इसलिए जिस प्रकार से उत्तरदाता अपने स्तर पर उत्तरों का संकेतीकरण करता है, लगभग उसी प्रकार से साक्षात्कारकर्ता भी उत्तरों का संकेतीकरण करता है। जो प्रश्न खुले होते हैं उनके संभावित उत्तर विकल्प के रूप में प्रश्नों के नीचे नहीं दिए जाते हैं। खुले होते हैं, उसमें उत्तरदाता अपने विचारों के हिसाब से उत्तर लिखता है। इसका संकेतीकरण बाद में कार्यालय के स्तर पर किया जाता है। तीसरा जो स्तर है संकेतीकरण की प्रक्रिया का, वो है कार्यालय के स्तर पर संकेतीकरण। बच्चों, सभी उत्तरदाता प्रश्नावली के उत्तर भरकर और सभी साक्षात्कारकर्ता
सूचनादाताओं से अनुसूची भरकर शोध संस्थान या शोध केंद्र को भेज देते हैं। इस प्रकार से सभी प्राप्त प्रश्नावली और अनुसूची जो कार्यालय को प्राप्त होती है उसका संकेतीकरण कार्यालय में नियुक्त किए गए संकेतक निर्धारकों के द्वारा किया जाता है। ये संकेत निर्धारकों के द्वारा जब ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो ये संकेतीकरण की अंतिम प्रक्रिया होती है जो कार्यालय स्तर पर संपन्न की जाती है। फिर नेक्स्ट है संकेतीकरण के अवसर। अब संकेतीकरण जब संपन्न हो जाता है उसके बाद अनेक ऐसे अवसर होते हैं जो संपन्न करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं या करना होते हैं हमको। संकेतीकरण कब कब किया जाता है इसके अवसर। पहला है जब प्रश्नावली और अनुसूची अध्ययन क्षेत्र में भेजने से पूर्व ही संकेतबद्ध होती है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर दिए होते हैं और दाहिनी ओर अक्षर या अंक के रूप में संकेत दिए होते हैं। इन पर उत्तरदाताओं या साक्षात्कारकर्ताओं को या तो सही का निशान या गोले चिन्हित करने होते हैं, जैसे आजकल OMR शीट वगैरह में गोले निर्धारित होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त उत्तरों से समय व धन की बचत हो जाती है। इन उत्तरों को न तो कोड शीट पर उतारा जाता है और न ही ऐसा करते समय कोई त्रुटि होने की संभावना रहती है। दूसरा अवसर है संकेतीकरण का। सर्वाधिक प्रचलित संकेतीकरण की कार्य रीति के क्षेत्र में अनुसूचियों में लिखी गई सूचना के पास संकेत जो हैं उनको कार्यालय में लिखा जाना है। ये संकेतीकरण प्राप्त अनुसूचियों और प्रश्नावलियों के क्षेत्रीय कार्य एवं संपादन कार्य के पूर्ण होने के बाद ही किया जाता है। बच्चों, इस विधि में तथ्यों को कोड शीट पर नहीं उतारा जाता है। जैसे ऊपर में मैंने आपको बताया था, ठीक इसी तरह से इसमें भी कोड शीट पर इन उत्तरों को उतारा नहीं जाता। इसमें समय की बचत होती है तथा कोड शीट पर जो तथ्य उतारे जाते हैं तो उसमें त्रुटि होने की संभावना होती है, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद तीसरा जो है वो है, हम देखेंगे संकेतीकरण का अवसर। तीसरा अवसर है प्रतिलेखन या सारांश पत्र पर संकेतों को निर्धारित करते समय अवसर मिलता है। इसमें तथ्यों को संकेतों के रूप में भर दिया जाता है। इसमें वे संकेत भरे जाते हैं जिनका चुनाव पहले से ही किया जा चुका होता है, मतलब इन संकेतों को पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसी में कहेंगे आगे हम, संकेतों को अनुसूची में ही भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, समय, धन और श्रम की बचत हो जाती है। जब प्रतिलेखन पत्रों का उपयोग किया जाए और उसी समय संपादन, अंक गणितीय गणनाएं और संकेतीकरण तीनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न की जाए। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिलेखन तैयार करते समय कुछ सावधानियों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनकी हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहली जो सावधानी है वो है प्रतिवेदन पत्र आकार में ठीक ठीक होना चाहिए। मतलब ठीक ठीक होना मतलब ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। फिर नेक्स्ट है, अगर सारणियों की रचना हाथ से की गई है तो प्रतिलेखन को छोटा एवं टिकाऊ होना आवश्यक है। हाथ से लिखी गई अगर सारणी की रचना है तो प्रतिलेखन को छोटा एवं टिकाऊ होना आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट हम कहेंगे कि प्रतिलेखन के निर्माण में संपादन, संकेतीकरण और मशीनों द्वारा की जाने वाली सारणियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रतिलेखन पर जांचकर्ताओं, संकेतकर्ताओं और लिपिकों के नाम एवं हस्ताक्षर करने के लिए यथास्थान उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। और अंतिम जो ध्यान रखने की बात है, सावधानी की, वो है कि संकेत पत्रों को संकेत निर्धारकों द्वारा ही भरवाया जाना चाहिए। इसमें मौलिक अनुसूची में लिखी गई सूचना को ही भरना होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात ध्यान रखने की ज़्यादा है वो है संकेतों का चयन। हम संकेत कैसे चयन करें इसकी बात है। मूल सामग्री को वर्गीकृत और संगठित करने के लिए वर्गों का चयन इकाइयों की सारणियों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इसके लिए कुछ सुझाव हैं जो समाजशास्त्रियों ने, समाज वैज्ञानिकों ने दिए हैं। उनमें पहला सुझाव है, शोधकर्ता को जहाँ तक संभव हो प्रमाणित वर्गीकरणों का ही प्रयोग करना
चाहिए। प्रारंभ में यथासंभव अधिक विस्तृत वर्गीकरण का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, शोधकर्ता को परिमाणात्मक तथ्यों को ध्यान में रखकर संकेतीकरण का कार्य करना चाहिए। पूर्व में ही ये निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि इन्हें अंकों में परिवर्तित करने के लिए कौन सी प्रणाली को और कौन से नियमों को काम में लेना है। ये स्पष्ट निर्देश पहले से दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, संकेतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित सभी निर्देश स्पष्ट एवं विस्तृत एवं लिखित रूप में होने चाहिए। इससे संकेत निर्धारकों के कार्य में एकरूपता और समानता बनी रहती है। नेक्स्ट है, अगर तालिकाओं की रचना हाथ के द्वारा की जाती है तो संकेतों को अंकों के रूप में दिया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर संकेतों को पंच कार्ड में से चिन्हित किया जाता है तो ये उम्मीद की जाती है कि अधिकतर मदों के लिए जहाँ तक संभव हो 10 या इससे कम वर्गों की रचना की जाए। नेक्स्ट है, अगर साक्षात्कारकर्ता के द्वारा अनुसूची में कुछ उत्तरों को संकेतबद्ध करवाना है तो ऐसे प्रश्नों को अलग ढंग से लिखा जाना चाहिए। थोड़ा सा उनके निशान बना देना चाहिए। ऐसा इनको स्पष्ट करने के लिए कोई और संकेत भी काम में लिए जा सकते, कहीं अंडरलाइन की जा सकती है, कुछ भी इस तरह से। नेक्स्ट है, शोधकर्ता को चाहिए कि संकेतों के निर्माण के बाद और सारणीयन से पूर्व संकेतों को जांच ले ताकि अशुद्धि की संभावना ना रहे। नेक्स्ट, जटिल एवं विशेष प्रश्नों को संकेतीकरण कुशल एवं निपुण व्यक्तियों से ही करवाया जाना चाहिए। ठीक है। और अंतिम जो ध्यान रखने की बात है, जो अंतिम सुझाव है, वो है संकेतीकरण का कार्य उन्हीं साक्षात्कारकर्ताओं, संपादकों एवं कार्यकर्ताओं से ही कराया जाना चाहिए जो शोध कार्य को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं फिर कल हम करेंगे संकेतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश, संकेतीकरण में विश्वसनीयता की समस्या और उन सब की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।